हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम बात करते हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी पर जो रह गया था उस पर बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। हमने कल क्या बताया था। हमने कहा था मान लो कि ये एक पृथ्वी है। क्लियर। अब इस पर एक ये लाइन खींची हुई है, इसे हम कह सकते हैं टॉपिक ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर ये कितने पर है? 0 डिग्री पर स्थित है। कितने है? 0 डिग्री। ये क्या है? सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, या हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ी अक्षांश है। सबसे बड़ा अक्षांश है। क्लियर। वहीं पर हमने बात किया था, ये एक और रेखा खींची थी जिसका नाम हमने बताया था मकर संक्रांत। देखो, इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। एक करते हैं नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। क्लियर। तो ये हमने दो तीन लाइनें खींची थी। क्लियर। 3 लाइनें, और वो तीनों लाइनें, एक इसको नाम दे दो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप अगर समझेंगे तो क्लियर है कि आप समय मतलब यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23.5 डिग्री हमने दोनों दे दिया। ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब यहां क्या देखना है हमको। हम देखना क्या चाह रहे हैं, क्या देखो, हमने ये बता दिया था कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश होता है कि पृथ्वी के केंद्र मानकर, पृथ्वी पर किसी कहीं पर एक केंद्र मानकर एक सीधी लाइन खींच दी जाए, फिर उसके पैरेलल यानी समकक्ष या समानांतर रेखाएं खींच दी जाए, वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। या पृथ्वी को केंद्र मानकर, पृथ्वी के किसी बिंदु को केंद्र मानकर उस वहां से हम जो चाप लगाते हैं या कोण जो बनाते हैं, कोणीय दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश या अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक। तो अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं। क्या है कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न? अब यहां पर देखो, हमने आपको बताया है ये क्या है? विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटर है, जो कि विश्व मतलब सबसे बड़ी इमेजिनरी लाइन है। कि ये जो लाइन है ये क्या इंगित करती है? ये इंगित करती है कि पृथ्वी के दो भाग, क्या इंगित करती है? पृथ्वी के दो भाग करती है। ठीक है। यानी एक नॉर्थ को चला जाता है, एक साउथ को चला जाता है। इस तरीके से खींचते हुए जब यहां और यहां पर पहुंचते तो एक बिंदु मात्र रह जाता है, जिसे हम पोल के रूप में जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात किस बारे में करने वाले हैं? जो समय या मौसम या ऋतु परिवर्तित होता है। एक तो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर मतलब घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण यानी परिभ्रमण। ठीक है। परिभ्रमण अर्थात किसी के राउंड चारों ओर वो राउंड कर रही है। ठीक है। तो एक तो वो कारण, दूसरा हो गया इसका ये कारण है, इससे क्या होता है? ये भी समय निर्धारित कर रहा है, टाइम जोन निर्धारित कर रहा है। ये भी एक निर्धारित कर रहा है जो टेम्परेचर होता है। क्या चीज निर्धारित कर रहा है? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर निर्धारित कर रहा है। अब ये क्या है? हम बात करते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं इक्वेटर से शुरू करते हैं। ठीक है। इक्वेटर में सबसे पहले देखते हैं कि 21 जून, क्या चीज? हम 21 जून के बारे में बात करते हैं। 21 जून के दिन सूर्य की किरणें, सॉरी 21 जून नहीं है, 21 मार्च है। 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें मकर ये विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक। और इसके बाद क्या होता है? 21 मार्च के बाद जो सूर्य होता है ये क्या करता है? ऊपर की ओर पलायन करता है, या हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल की ओर पलायन करता है। और 21 जून को, कब? 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत किरणें डालता है। कौन? सूर्य। सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। 21 मार्च ये कहां पर लंबवत किरण पड़ रही है? इक्वेटर पे पड़ रही है। ठीक। इसके बाद ऊपर यानी नॉर्थ पोल की ओर पलायन करता है, और तब जाके 21 जून को, 21
जून। कहां पर लंबवत किरणें पड़ती हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी जो मतलब सूर्य है इसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं। और उसके बाद फिर ये वापस फिर पलायन करता है दक्षिण की ओर, या फिर कह सकते हैं साउथ पोल की ओर पलायन करता है और पुनः यहां पर आ जाता है। और यह 23 सितंबर, कितना 23 सितंबर को पुनः क्या होता है कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो फिर से इक्वेटर पर आ गई, यानी 23 सितंबर। 23 सितंबर को पुनः सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? तो इक्वेटर पर पड़ती हैं। अब हम कह सकते हैं कि 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि इन दोनों तिथियों पर यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर लंबवत पड़ने के कारण क्या हो रहा है यहां पर कि जो दिन और रात है ये संपूर्ण पृथ्वी पर, कहां? संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या चीज? दिन व रात, दिन व रात। पहला फैक्ट तो ये हुआ। दूसरा 21 जून है तो हम कह सकते हैं कि 21 जून हम कह सकते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्या कह सकते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा अर्थात कैंसर, इक्वेटर ऑफ कैंसर। दूसरा नॉर्थ, जो विषुवत रेखा की उत्तरी भाग है, ठीक। नॉर्थ पार्ट में क्या होता है? हम यहां पार्ट की बात कर रहे हैं ना कि पोल की, या हम उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ लेटीट्यूड, यहां क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। क्लियर? अब यहां पर देखो समझने वाली बात है, जब सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ती हैं तो यहां पर कर्क रेखा पर सबसे बड़ा या सबसे मतलब बड़ा दिन होता है, ठीक है। यानी रात छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां कैंसर यानी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, रात छोटी होगी। अगर दिन बड़ा है तो रात छोटी हो जाएगी। ये कब होता है? 21 जून को होता है। या हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन कब होता है भैया? 21 जून को होता है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। जब यहां से फिर से पलायन करता है 23 सितंबर यहां आता है, तो फिर यहां क्या होता है? अब भाई सूर्य यहां ऐसे है, ठीक है। अगर सीधी किरणें यहां पड़ी है तो जाहिर सी बात है यहां से क्या होगा? इस तरीके से फोकस चारों तरफ बराबर फैलेगा ना। तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात ये दोनों बराबर होते हैं। अब फिर यहां से ये दक्षिण पोल की ओर पलायन करता है और 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को ये पुनः 22 दिसंबर को ये कहां आ जाता है? कैप्रिकॉर्न पर आ जाता है या फिर मकर रेखा पे आ जाता है। अब 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? तो कैप्रिकॉर्न पर। क्लियर? अब यहां जब लंबवत पड़ती है तो आप लोग इतना याद रखना कि दक्षिणी अक्षांश पर, कहां? दक्षिणी अक्षांश पर इस दिन साउथ लेटीट्यूड पर, सॉरी साउथ लेटीट्यूड पर क्या होता है कि दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी अक्षांश पर सबसे लंबी रात कब होती है? भैया विपरीत है। जिस दिन उत्तरी अक्षांश में सबसे लंबा दिन होगा, यहां पर समझने वाली बात है, जिस दिन उत्तरी अक्षांश पर सबसे लंबा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी अक्षांश पर सबसे लंबा रात होगी। ठीक, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। अगर उत्तरी अक्षांश पर सबसे लंबा दिन है तो दक्षिणी अक्षांश पर सबसे लंबी रात होगी। अगर दक्षिणी अक्षांश पर सबसे लंबा दिन है तो उत्तरी अक्षांश पर सबसे लंबा रात होगी। यह समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी अक्षांश पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो भैया सबसे लंबी रात कब होती है? तो याद रखना, यानी हम दिन कहीं ना कहीं पर लंबा हो रहा होगा। तो दिन कहां लंबा हो रहा है? दिन हो रहा है यहां लंबा हो रहा है। और कब हो रहा है? 21 जून को। यानी 21 जून के दिन दक्षिणी अक्षांश में रात्रि की अवधि सबसे लंबी होती है। यहां समझ में आया? अब बात करते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि उत्तरी अक्षांश में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो उत्तरी अक्षांश में हम रात्रि की बात कर रहे हैं, यानी सूर्य
कहां लंबवत किरणें चमक रही होंगी, यानी दक्षिणी अक्षांश में चमक रही होंगी। कब चमक रही हैं? 22 दिसंबर को यहां पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, यानी सूर्य लंबवत कहां हो रहा है? 22 दिसंबर को हो रहा है दक्षिणी अक्षांश पर। जब यहां पर लंबवत हो रहा है तो रात्रि कहां पर सबसे लंबी होगी? यहां होगी, अर्थात 21 जून के दिन सबसे लंबी रात्रि होती है कहां? उत्तरी अक्षांश पर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। जब यहां दिन लंबा होगा तो यहां रात्रि लंबी होगी, अगर यहां पर यहां दिन लंबा है तो यहां पर रात्रि लंबी होगी। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। वैसे भी दिख रहा होगा कि 21 जून को क्या होता है? गर्मी होती है, दिन बड़े होते हैं, यानी रात्रि क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जब हम यहां आते हैं 21 जब 23 सितंबर की हम बात करते हैं तो यहां से क्या हल्की हल्की ठंड के मौसम चालू हो जाता है। ठीक, यहां इस दिन आएंगे तो ये इक्वल कर लेता है, यानी दिन और रात बराबर हो जाती है। ठीक, हम कह सकते हैं इस तरीके से हो जाता है। ठीक, अब इधर मानो या इधर मानो, दिन और रात बराबर हो गया। और जब यहां से इधर की ओर चलता है, यानी इधर से सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? इधर आने लगी हैं, यानी तिरछा यहां पर होने लगी है। तिरछा होने लगी है, यानी कि क्या हुआ कि यहां से जो सूर्य का प्रकाश जितना मिल रहा था वो कम पड़ने लगा है। और जब वो कम पड़ने लगा प्रकाश तो जाहिर सी बात यहाँ रात्रि जल्दी हो जाएगी, यानी दिन की अवधि क्या हो जाएगी? यहाँ कम हो जाएगी। सेम सिचुएशन इधर से हो, जब उधर की ओर मतलब उत्तर की ओर सूर्य उत्तरायण होता है तब ऐसे में भी इधर होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी 21 मार्च को इक्वेटर पे आता है, इस समय यहाँ और यहाँ मतलब संपूर्ण पृथ्वी बराबर होता है। लेकिन 21 मार्च के बाद जब ये उत्तरायण की ओर मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के भी उत्तर चला जाता है तो इस दिन क्या होता है? मतलब ऐसे क्या होता है कि इस साइड में रात्रि बड़ी होने लगती है और दिन की अवधि छोटी होने लगती है। अब यहां पर आ जाए, कई बार प्रश्न पूछता है कि कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति कब मनाया जाता है? भैया कर्क संक्रांति उस दिन मनाया जाता है जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो कब मनाया जाता है? तो 21 जून। क्लियर? कब मकर संक्रांति मनाई जाती है? अब यहां पर मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर हम पृथ्वी को 3 तरह के तापों में क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, तापक्रम में विभाजित करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आइए हम देखते हैं। इसमें हम एक और लाइन खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं। क्लियर? ये क्या है? मान लेते हैं ये 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री। और ये क्या है? ये भी 66.5 डिग्री है। ये क्या चीज है? ये आर्कटिक है। क्या है? आर्कटिक लाइन है। और ये क्या है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक लाइन है। क्लियर? ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो 66.5 डिग्री होती है अंटार्कटिका लाइन होती है। और जब हम 66.5 डिग्री नीचे आते हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आते हैं 66.5 डिग्री पर, यहां पर अंटार्कटिका लाइन होती है। ठीक, अब इसी आधार पर हम इन्हें जोन मतलब तापक्रम में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए हम देखते हैं कि जो तापक्रम है वो कैसे है और क्या है। देखो यहां से यहां यानी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जब हम साउथ में आते हैं तो ये होता है टोरिड जोन। क्या होता है? टोरिड जोन, अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर? जब हम मकर रेखा या कर्क रेखा इनके उत्तर में जाते हैं यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य जाते हैं तो ये क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कैसे होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन। क्या होता है? टेम्परेट जोन। यहां देख लेते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या चीज हुआ? टोरिड जोन। क्या है? टोरिड जोन। उसके बाद 23.5 डिग्री से
6.66 डिग्री का, कितना 6.66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या चीज होता है? तो ये होता है टेम्परेट जोन, या हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या चीज होता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर? ये क्या है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ जाएंगे और साउथ जाएंगे, यानी इतनी दूरी की अगर हम बात करते हैं, यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य क्या पाया जाता है? टॉरॉइड जोन पाया जाता है। और जब हम कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर की ओर 66.5 डिग्री तक जाते हैं तो वो टेम्परेट जोन होता है, या फिर हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध होता है। और इसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य जब जाते हैं या यहां से यहां तक जाते हैं तो हमें फ्रिगेट जोन मिलता है। क्या मिलता है? फ्रिगेट जोन मिलता है, या हम कह सकते हैं शीत कटिबंध मिलता है। क्या? शीत कटिबंध। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, हमने कहा शीत कटिबंध मिलता है, यह समझ में आया। अब कुछ नहीं, बस इतना गौर करने वाली बात है, हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात यहां पर आर्द्रता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्या होगी? आर्द्रता सबसे अधिक होगी। क्लियर? आर्द्रता अधिक होगी। जब यहां आर्द्रता अधिक होगी यानी टेम्परेचर, तापमान का अंतर, तापांतर क्या होगा? कम होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। वर्षा अधिक होगी। क्लियर? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वो हैं। यहां पर पाए जाने वाली वनस्पतियां मैक्सिमम कितनी होंगी? कैसी होंगी? सदाबहार होंगी। कैसी होंगी? सदाबहार होंगी, अर्थात हमेशा उगने वाली सदाबहार वन पाए जाएंगे यहां पर। यहां की जैव विविधता कैसी होगी? तो जैव विविधता भी संपन्न होगी। जैव विविधता भी संपन्न होगी, यानी पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी। लेकिन जब हम इसके ऊपर या नीचे साइड में चलते हैं, अब यहां के मामले समझो, हमने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, हम शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं, अर्थात इसमें क्या हुआ? यहां पर तापांतर होता है। क्या होता है? यहां पर शीत भी है। क्या है? शीत भी है, यानी ठंडा भी है, और उष्ण भी है, यानी हम कह सकते हैं आर्द्रता भी है। शीत भी है और आर्द्रता भी है। कुछ समझ में आया? शीत भी है और आर्द्रता भी है। ऐसे में क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या इसी का विपरीत कर दो, मतलब विपरीत नहीं करना है, कम करना है। जैसे आर्द्रता कम होगी, ठीक, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टॉरॉइड क्षेत्र की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट जोन में जो होती है आर्द्रता अपेक्षाकृत टॉरॉइड से कम होगी, तापांतर अपेक्षाकृत कम होगा, वर्षा अपेक्षाकृत कम होगी, सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टॉरॉइड जोन की अपेक्षा क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। वहीं पर जब हम जैव विविधता की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो भी अपेक्षाकृत इससे कम पाई जाएगी। यही क्षेत्र साउथ में भी है, यानी दोनों क्षेत्रों में सेम चीज लागू होगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर साइड में बढ़ते हैं तो यहां पर अब इसकी हम बात करते हैं शीत कटिबंध की, यानी ये कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र। कैसा है? ठंडा क्षेत्र है। जब ये ठंडा क्षेत्र है यानी आर्द्रता शून्य होगी, या हम कह सकते हैं न्यून होगी, या हम कह सकते हैं कम होगी। क्या होगा? आर्द्रता कम होगी, तापांतर वो भी कम होगा। सदाबहार वन के बजाय शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे या पर्णपाती वन पाए जाएंगे, मतलब सदाबहार वनों की संख्या एकदम न्यून हो जाएगी। रही बात जैव विविधता की, तो ये यहां पर नहीं पाया जाएगा, और यदि पाया जाएगा तो नगण्य में पाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसको हर संभव कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर सकें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।